वाद्य यंत्रों की श्रृंखला में ही अब अगले प्रकार के वाद्य यंत्र है तीसरे प्रकार के अवनद या ताल वाद्य यंत्र। एक बार मैं नाम लिख लेता हूं, अवनद ऑब्लिक ताल वाद्य यंत्र। अब देखिए, सबसे पहली बात, अवनद या ताल वाद्य यंत्र किसे कहेंगे और अवनद या ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में किन किन वाद्य यंत्रों को सम्मिलित किया गया है। खाल मढ़कर बनाए गए समस्त वाद्य यंत्र वो अवनद या ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब इसमें जो वाद्य यंत्र रखे गए हैं उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ। सारे वाद्य यंत्र लगभग वाद्य यंत्र आप जानते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र है। देखिए, इसमें मृदंग या पखावज, फिर मांदल, ढोलक, ढोल, नौबत, नगाड़ा, धोसा, ताशा, चंग, डफ, खंजरी, गेरा, डमरू, डेरू, ढाक, कमर, कुंडी, पाबूजी के माठे, दमामा या टामक, ये जितने भी वाद्य यंत्रों के नाम मैंने बोले हैं ये सारे ही अवनद या ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो एक बार हम अवनद या ताल वाद्य यंत्र किसे कहेंगे और अवनद या ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में सम्मिलित जो भी वाद्य यंत्र है उसकी मैं एक सूची बना दूंगा ताकि आपके सामने एक बार सारे नाम क्लियर हो जाए। खाल मढ़कर बनाए गए वाद्य यंत्र इस श्रेणी में रखे जाते हैं। अब मैं क्रमशः जितने भी अवनद या ताल वाद्य यंत्र है उनकी एक सूची बना रहा हूं। सारे नाम मैं लिख लेता हूं। मृदंग या पखावज, फिर दूसरा अवनद वाद्य यंत्र है मांदल, तीसरा ढोलक, चौथा ढोल, पांचवा नौबत, छठा नगाड़ा, सातवां धोसा, आठवां ताशा, नौवा चंग, दसवां खंजरी, 11वां ढफ या डफ, 12वां घेरा, 13 डमरू, 14वां डेरू, 15वां ढाक, 16 कुंडी, 17वां यही लिख लेता हूं मैं कुंडी। कुंडी के बाद पाबूजी के माठे, पाबूजी के माठे, फिर 18वां कमर, दमामा और टामक, दमामा या टामक, ये सारे अवनद या ताल वाद्य यंत्र है जिनकी एक सूची मैंने बनाई है। और देखिए, पढ़ने का क्रम भी इसी प्रकार का होना चाहिए क्योंकि सिमिलर प्रकृति के वाद्य यंत्र अगर हम साथ पढ़ते हैं तो समझने में आसानी रहती है। यहाँ जो मैंने सीक्वेंस बनाई है कि मृदंग या पखावज, तो इसके बाद मांदल ही पढ़ें, फिर ढोलक, ढोल, नौबत, नगाड़ा, धोसा, ताशा, चंग, खंजरी, फिर ढप या डप, गेरा हो गया, डमरू, डेरू, ढाक, कुंडी, पाबूजी के माठे, कमर और दमामा या टामक, ये अवनद या ताल वाद्य यंत्रों को पढ़ने का एक सही क्रम जिससे हम आसानी से इन वाद्य यंत्रों को समझ सकते हैं। अब यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो केवल आपको एज इट इज नाम उतारने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अब मैं सबसे पहला वाद्य यंत्र ले लेता हूँ अवनद या ताल वाद्य यंत्रों में मृदंग या पखावज।
मृदंग ऑब्लिक पखावज। अब देखिए मृदंग या पखावज का निर्माण किस प्रकार से होता है और इसकी क्या विशेषता है। तो बीजा, बड़, सवन और सुपारी के पेड़ के तने को खोखला करके, बीच में से खोखला कर दिया, दोनों तरफ बकरे की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब देखिए इसका एक मुंह संकड़ा होता है और दूसरा मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है। इसका जो संकरा मुंह होता है उसको मादा कहा जाता है और जो चौड़ा मुंह होता है वो नर कहलाता है। अब इसका उपयोग कौन करता है। तो राजस्थान में विभिन्न नृत्यों के दौरान, मंदिरों में इसे बजाया जाता है। रावल, राबिया और भवाई जाति के लोग जो है वो नृत्य के दौरान बजाते हैं। अन्यथा मंदिरों में मृदंग या पखावज का उपयोग किया जाता है। और प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है। तो हवेली संगीत से जुड़े हुए एक व्यक्ति है पंडित पुरुषोत्तम दास, कांकरोली राजसमंद के रहने वाले। अब देखिए हवेली संगीत, मैंने कहा वल्लभ संप्रदाय के जो देव मंदिर होते हैं उन्हें हवेली कहा जाता है। और भगवान की आराधना में किया जाने वाला गायन, वादन और नर्तन, ये वल्लभ संप्रदाय में हवेली संगीत कहलाता है। तो हवेली संगीत से जुड़े हुए प्रसिद्ध पखावज वादक है पंडित पुरुषोत्तम दास, ये कांकरोली राजसमंद के रहने वाले। तो एक बार हम इसका निर्माण या बनावट लिख लेते हैं। बीजा, बड़, सवन एवं सुपारी के पेड़ के तने को खोखला करके बनाया गया वाद्य यंत्र। ये तो हो गई बात इसकी बनावट की। अब इसका संकरा मुंह क्या कहलाता है और चौड़ा मुंह क्या कहलाता है। इसका संकरा मुंह मादा एवं चौड़ा मुंह नर कहलाता है। अब बात करें इसके उपयोग की, तो रावल, राबिया और भवाई जाति के लोग नृत्य के दौरान इसे बजाते हैं। इसके अलावा मंदिरों में भी मृदंग या पखावज बजाया जाता है। रावल, उपयोग रावल, राबिया एवं भवाई जाति के लोगों द्वारा नृत्य के दौरान एवं मंदिरों में। ये हो गई बात इसके उपयोग की। अब प्रसिद्ध वादक कौन। तो हवेली संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति पंडित पुरुषोत्तम दास, कांकरोली राजसमंद। ये हो गई बात मृदंग या पखावज की। सबसे पहले मैंने निर्माण लिखा कि निर्माण में प्रयुक्त लकड़ी कौन सी। तो बीजा, बड़, सवन और सुपारी, इनके पेड़ के तने को बीच में से खोखला कर दिया, फिर दोनों तरफ बकरे की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब यहाँ पर खोखला करके बनाया गया वाद्य यंत्र, बकरे की खाल मटकर इसको बनाया जाता है। इसका जो संकरा मुंह है वो मादा कहलाता है और जो चौड़ा मुंह है उसको नर कहा जाता है। इसका उपयोग रावल, राबिया और भवाई जाति के लोग नृत्य के दौरान करते हैं। इसके अलावा मंदिरों में भी इसे बजाया जाता है। इसके प्रसिद्ध वादक कौन है। तो पंडित पुरुषोत्तम दास, ये हवेली संगीत से जुड़े हुए हैं, कांकरोली राजसमंद के रहने वाले। अब देखिए इसी प्रकार का सिमिलर प्रकृति का वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वो है मांदल। तो अगला ताल वाद्य यंत्र है मांदल।
अब देखिए मांदल बिल्कुल मृदंग या पखावज के समान वाद्य यंत्र। अब अंतर क्या है, मृदंग या पखावज में जो घेरा होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, लेकिन ये मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। इसका भी एक मुंह चौड़ा और एक मुंह संकड़ा होता है। इसमें आवाज को गंभीर करने के लिए एक मुंह के ऊपर जौ का आटा चिपकाया जाता है। और इस वाद्य यंत्र का उपयोग मेवाड़ क्षेत्र में एक लोक नृत्य होता है गवरी, उसमें थाली की संगत में मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब सवाल कि मांदले कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोलेला राजसमंद की मांदले प्रसिद्ध है। बिल्कुल मृदंग या पखावज के समान है प्रकृति इसकी, केवल थोड़ा सा अंतर मैंने स्पष्ट किया कि मृदंग या पखावज में जो घेरा होता है वो लकड़ी का होता है, जबकि मांदल में घेरा मिट्टी से निर्मित होता है। बाकी आकृति बिल्कुल समान, चौड़ा संकड़ा दोनों ही प्रकार के मुंह होते हैं और इसमें आवाज को गंभीर करने के लिए एक मुंह के ऊपर जौ का आटा चिपकाया जाता है। तो एक बार हम बनावट लिख लेते हैं। निर्माण मृदंग ऑब्लिक पखावज के समान वाद्ययंत्र मिट्टी से निर्मित होता है। इसके भी दोनों तरफ बकरे की खाल मडी होती है। आवाज को गंभीर करने के लिए एक तरफ जौ का आटा चिपकाया जाता है। ये तो हो गई बात इसकी बनावट की कि मृदंग या पखावज के समान, बिल्कुल मृदंग या पखावज के समान ही वाद्य यंत्र है, केवल इसके खोल में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। मृदंग या पखावज का जो खोल है वो लकड़ी से निर्मित होता है, जबकि ये मिट्टी से निर्मित वाद्य यंत्र है। इसमें भी दोनों तरफ बकरे की खाल मडी हुई होती है और आवाज को गंभीर करने के लिए एक तरफ जौ का आटा चिपकाया जाता है। अब मांदले कहाँ की प्रसिद्ध, तो मांदले मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। ये टेराकोटा कला का राजस्थान में प्रधान केंद्र है। मृण कला का मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। अब इसका उपयोग गवरी नृत्य में थाली की संगत में इसे बजाते हैं। ये हो गई बात मांदल की। बिल्कुल मृदंग या पखावज के समान बनावट, थोड़ा सा अंतर मैंने स्पष्ट किया कि इसके खोल में थोड़ा सा परिवर्तन है। मृदंग या पखावज में खोल लकड़ी का होता है, इसमें जो खोल होता है वो मिट्टी का बना हुआ होता है और आवाज को गंभीर करने के लिए एक तरफ जौ का आटा चिपका दिया जाता है। मांदले कहाँ की प्रसिद्ध, मोलेला राजसमंद की मांदले प्रसिद्ध है और इसका उपयोग मेवाड़ क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है गवरी, उसमें थाली की संगत में मांदल को बजाया जाता है। अब अगला वाद्य यंत्र है ढोलक। अब देखिए ढोलक बीजा, बड़, सवन, सुपारी, सागवान और शीशम के पेड़ के तने को खोखला करके दोनों तरफ बकरे की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र। ढोल का छोटा रूप मान लीजिएगा, ये ढोलक होती है।
इस पर भी जो रस्सियां होती है उनको कड़ियों की सहायता से कस दिया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग, अब इसमें कोई भी भाग देखिए यहाँ पर चौड़ा और संकड़ा नहीं है, दोनों मुंह समान है, दोनों मुंह का आकार जो है वो समान होता है। मृदंग, पखावज और मांदल में एक मुंह चौड़ा और एक मुंह संकड़ा होता है, यहाँ पर दोनों ही मुंह समान है। अब इसका उपयोग कौन करते हैं? ढोली, सांसी, कंजर, ढाड़ी, मीरासी, कव्वाल और भवाई जाति के लोग जो है वो ढोलक बजाते हैं। ढोलके कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ की और मध्य प्रदेश में नीमच की ढोलके वो प्रसिद्ध है। तो एक बार हम ढोलक का थोड़ा सा परिचय यहाँ लिख लेते हैं। बीजा, बड़, सवन, सुपारी, ये मृदंग और पखावज में जिस लकड़ी का इस्तेमाल होता है, दो लकड़ी और बढ़ जाएगी, सागवान या शीशम के पेड़ के तने को खोखला करके दोनों तरफ बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब बात आती है इस वाद्य यंत्र के उपयोग की। उपयोग कौन करते हैं? ढोली, सांसी, कंजर, मीरासी, ढाड़ी, कव्वाल, भवाई एवं वैरागी साधु, ये भी बजाते हैं। तो एक नाम और ऐड कर लेते हैं, वैरागी साधु। ये तो हो गई बात ढोलक के उपयोग की। अब ढोलके कहाँ की प्रसिद्ध? दो स्थान हम लिख लेते हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश एवं नीमच मध्य प्रदेश की ढोलके प्रसिद्ध है। ये हो गई बात ढोलक की। अब ढोलक का निर्माण किन किन लकड़ियों की सहायता से किया जाता है? तो बीजा, बड़, सवन, सुपारी, सागवान या शीशम के पेड़ के तने को खोखला करके दोनों तरफ बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब इसमें कोई भी मुंह चौड़ा या संकड़ा नहीं, दोनों मुंह का आकार जो है वो समान होता है। इसका उपयोग ढोली, सांसी, कंजर, मीरासी, ढाड़ी, कव्वाल, भवाई और वैरागी साधु ये ढोलक बजाते हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान एवं नीमच मध्य प्रदेश के अंदर स्थान, यहाँ की ढोलके प्रसिद्ध है। अब अगला जो ताल वाद्य यंत्र है वो है ढोल। ढोल, अब देखिए ढोल एक मांगलिक वाद्य यंत्र है। इसका घेरा किसका बना होता है? तो अकबर से पूर्व लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। लेकिन अकबर के समय से जो घेरा है उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, लकड़ी के स्थान पर लोहे के गोल घेरे का उपयोग किया जाने लगा ढोल में। इस पर लगी हुई रस्सियों को कड़ियों की सहायता से खींच लिया जाता है, गले में लटकाकर एक हाथ की थाप और लकड़ी के डंडे की सहायता से इसे बजाते हैं। अब ये तो इस वाद्य यंत्र की प्रकृति हो गई। एक बार मैं पूरी प्रकृति लिख लेता हूं। ढोल लकड़ी के गोल घेरे पर खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब ये तो हो गई बात अकबर से पूर्व के समय की।
अकबर के समय से लोहे के गोल घेरे पर बकरे की खाल मढ़कर इसे बनाया जाता है। अब मैं सीधा उपयोग लिख रहा हूं, बाकी इस बात को केवल आप समझ ले कि इस पर लगी हुई रस्सियों को कड़ियों की सहायता से खींचा जाता है। बजाने का तरीका मैंने स्पष्ट किया कि इसको गले में लटका लेते हैं, हाथ की एक थाप और हाथ में एक डंडा लेकर इसे बजाते हैं। बजाने के तरीके पर कोई सवाल नहीं बनता है। उपयोग लिख लेते हैं हम सीधा, मांगलिक वाद्य यंत्र जिसे मांगलिक अवसरों पर बांकिए के साथ बजाया जाता है। बांकिया पूर्व में हमने पढ़ा है, सुशिर वाद्य यंत्रों में पीतल का बना हुआ सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र, वही मांगलिक अवसरों पर बांके के साथ इसे बजाया जाता है। अब वैसे राजस्थान के कई सारे लोक नृत्य हैं, उन लोक नृत्यों में भी ढोल का इस्तेमाल होता है। जैसे जालौर का ढोल नृत्य पढ़ते हैं, उसमें भी ढोल का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कई लोक नृत्य हैं जिनमें ढोल वाद्य यंत्र पुनः बजाया जाता है। गेर में भी ढोल बजाया जाता है। तो बहुत सारे लोक नृत्यों में भी ढोल का उपयोग किया जाता है। ये हो गई बात ढोल वाद्य यंत्र की। अब इसके बाद अगला वाद्य यंत्र है नौबत। अब देखिए, नौबत के आकार पर पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, नौबत सर्व धातु से निर्मित अर्ध अंडाकार कुंडी के ऊपरी हिस्से में भैंस की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र। ये जो वाद्य यंत्र है 3-4 फुट गहरी सर्व धातु से निर्मित अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, उसके ऊपरी हिस्से में भैंस की खाल मढ़ दी जाती है। ये हो गई बात नौबत की बनावट की। अब नौबत का उपयोग कहाँ होता है? तो देखिए, नौबत मंदिरों और दुर्गों में नौबत वाद्य यंत्र बजाया जाता था। एक बार मैं इसकी बनावट लिख लेता हूं। नौबत की 3-4 फुट गहरी सर्व धातु से निर्मित अर्ध अंडाकार कुंडी पर भैंस की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। ये तो नौबत के आकार की बात हो गई। इसकी जो कुंडी होती है वो सर्वधातु से निर्मित होती है और 3-4 फुट गहरी, गहराई जो है 3-4 फुट गहरी होगी और ऊपर की तरफ भैंस की खाल मढ़ी हुई होती है। अब इसका उपयोग हम लिख लेते हैं। उपयोग मंदिरों एवं दुर्गों में इसे बजाया जाता है। ये हो गई बात नौबत की। नौबत की बनावट और इसके उपयोग, दोनों ही बातें मैंने यहाँ स्पष्ट की है। अब इसके बाद अगला वाद्य यंत्र नौबत की भांति होता है, सुपारी के आकार का बना हुआ वाद्य यंत्र, जिसको हमेशा जोड़े में बजाया जाता है, अकेला नहीं बजाते हैं। वाद्य यंत्र है नगाड़ा। नगाड़ा, अब देखिए, ये नौबत की भांति ही वाद्य यंत्र है, लेकिन नौबत से छोटा होता है, सुपारी के आकार का वाद्य यंत्र। ये हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। एक नगाड़ा छोटा होता है, उसको तो
मादा कहा जाता है और जो बड़ा नगाड़ा है उसको नर कहा जाता है। अब देखिए प्रसिद्ध वादक कौन नगाड़े के, तो राजस्थान में नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी को कहा गया है। ये पुष्कर अजमेर के रहने वाले हैं। नगाड़े का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ दो छोटे नगाड़े बजाए जाते हैं। तो एक बार मैं इसकी बनावट लिख लेता हूं नगाड़े की। नौबत की भांति सुपारी के आकार का बना हुआ वाद्ययंत्र जिसे हमेशा जोड़े में ही बजाया जाता है। अब एक बात केवल आप समझ ले कि जो छोटा नगाड़ा होता है उसको मादा कहते हैं और जो बड़ा नगाड़ा होता है उसको नर कहा जाता है। अब मैं सीधा इसका उपयोग लिख लेता हूं। उपयोग मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ दो छोटे नगाड़े बजाए जाते हैं। प्रसिद्ध वादक कौन है, प्रसिद्ध वादक राम किशन सोलंकी। इनको नगाड़े का जादूगर कहा जाता है। तो ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पुष्कर अजमेर। ये हो गई बात नगाड़े की। नौबत की भांति वाद्ययंत्र है, सुपारी के आकार का वाद्ययंत्र होता है जिसको हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। मतलब केवल एक नगाड़ा नहीं बजाएंगे, दो नगाड़े होंगे, एक छोटा होगा वो मादा और जो बड़ा होगा वो नर कहलाता है। अब इसका उपयोग मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ नगाड़े बजाए जाते हैं। प्रसिद्ध वादक कौन है, तो राम किशन सोलंकी, पुष्कर अजमेर के रहने वाले। ये हो गई बात नगाड़े की। अब अगला वाद्य यंत्र धोसा। अब देखिए धोसा जो है इसमें घेरे में थोड़ा सा परिवर्तन है, बाकी बिल्कुल ये भी नौबत के समान ही दिखाई देता है। इसकी गहराई थोड़ी अधिक होती है। देखिए ये जो घेरा है आम या फरास की लकड़ी के गोल घेरे पर भैंस की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र। इसे लकड़ी के भारी डंडों की सहायता से बजाते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए नौबत तो मंदिरों और दुर्गों में, और धोसा जो है बड़े मंदिरों और दुर्गों में इसे बजाया जाता था। तो हम सीधा लिख लेते हैं धोसा आम या फरास की लकड़ी के गोल घेरे पर भैंस की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र। जिसे लकड़ी के भारी डंडों की सहायता से बजाते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उपयोग बड़े मंदिरों एवं दुर्गों में। ये हो गई बात डोसा की। अब देखिए डोसा और नौबत में भी थोड़ा अंतर हो गया।
नौबत के अंदर जो कुंडी थी वो सर्व धातु से निर्मित, लेकिन दोसे का जो गोल घेरा है वो आम या फरास की लकड़ी से निर्मित होता है और इसके ऊपरी हिस्से में बेस की खाल मढ़ दी जाती है। इसे लकड़ी के भारी डंडों की सहायता से बजाया जाता है। इसका उपयोग बड़े मंदिरों और दुर्गों में दोसा बजाया जाता है। अब अगला जो वाद्य यंत्र है उस पर सब इंस्पेक्टर की प्रतियोगी परीक्षा में सीधा सवाल पूछा गया कि मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाने वाला मुस्लिम वाद्य यंत्र कौन सा है। वो है ताशा। अब ताशा बनता कैसे है, तो तांबे या लोहे की चपटी परात पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र और उसे बांस की खपच्चियों की सहायता से बजाते हैं। तो देखिए अगला वाद्य यंत्र है ताशा। इमेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो वाद्य यंत्र है इसका घेरा या तो लोहे का होगा या तांबे का या पीतल का, 3 प्रकार की धातुएं काम में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख लेता हूं, लोहे, तांबे या पीतल की चपटी परात पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। जिसे बांस की खपच्चियों की सहायता से बजाते हैं। अब जो सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कि मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाने वाला मुस्लिम वाद्य यंत्र, तो हम सीधा लिख लेते हैं, उपयोग मोहर्रम के अवसर पर। और दूसरी बात, मुस्लिम वाद्य यंत्र। ये हो गई बात ताशे की। लोहे, तांबे या पीतल की चपटी परात पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र है और इसे बांस की खपच्चियों की सहायता से बजाते हैं। खपच्ची का मतलब जो पतले पतले टुकड़े होते हैं उनकी सहायता से इसे बजाया जाता है। इसका उपयोग मोहर्रम के अवसर पर होता है और इसीलिए इसको मुस्लिम वाद्य यंत्र माना गया है। अब अगला वाद्य यंत्र ले लेता हूं मैं, चंग। अब देखिए सिमिलर प्रकृति के 3-4 वाद्य यंत्र एक साथ चलेंगे। चंग, चंग के बाद खंजरी, खंजरी के बाद डफ और डफ के बाद घेरा। अब इन चारों वाद्य यंत्रों की प्रकृति समान है। प्रकृति समान होने का मतलब इनमें केवल एक ही तरफ खाल मढ़ी हुई होती है, दूसरा हिस्सा जो होता है बिल्कुल खाली होता है। केवल घेरे में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, किसी का घेरा बड़ा, किसी का छोटा, किसी में लोहे का इस्तेमाल तो किसी में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो चंग जो है इसमें लकड़ी के गोल घेरे पर एक तरफ बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र, ये तो होता है चंग। अब इसका छोटा रूप जो होता है वो होता है खंजरी। एक बार हम चंग का विवरण लिख लेते हैं। लकड़ी के गोल घेरे पर एक तरफ बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। ये तो इस वाद्य यंत्र की बनावट हो गई। अब उपयोग कहाँ किया जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में चंग नृत्य के दौरान इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। होली के अवसर पर चंग नृत्य किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। तो चंग नृत्य के दौरान प्रत्येक पुरुष नर्तक के हाथ में ये वाद्य यंत्र होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उपयोग शेखावाटी क्षेत्र में
चंग नृत्य के दौरान। ये तो हो गई बात चंग की। अब देखिए चंग का छोटा रूप होता है खंजरी, जो कि आम की लकड़ी से निर्मित होती है। अब देखिए राजस्थान में खंजरी का जो मानक रूप प्रचलित है उसकी इमेज प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन खंजरी का जो रूप हमें जो इमेज प्राप्त हुई है वो मैं यहाँ लूँगा। उसमें जो लकड़ी का घेरा है आम की लकड़ी का, उसमें पीतल की तसरियाँ फंसी होती है। अगर आपने मंदिरों में देखा हो तो निर्गुणी भजन गाने वाले आदिनाथ, बलाई और कामड़ जाति के लोग खंजरी बजाते हैं। साथ ही कालबेलियों का जो नृत्य है इंडोणी, उसमें भी पुंगी के साथ खंजरी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ जो खंजरी की इमेज आएगी वो राजस्थान में प्रचलित मानक रूप नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिहाज से खंजरी की जो इमेज प्राप्त हुई है वही इमेज ली है ये खंजरी। अब मैं एक बार लिख लेता हूं खंजरी, क्योंकि खंजरी के अंदर जो यहाँ पर पीतल की तसरियाँ फंसी हुई है, पीतल की तसरियाँ नहीं होती है, केवल आम की लकड़ी का गोल घेरा होता है, चंग का छोटा रूप, और इसमें भी केवल एक ही तरफ बकरे की खाल मढ़ी हुई होती है। तो हम सीधा लिख लेते हैं खंजरी के बारे में, आम की लकड़ी से निर्मित चंग का छोटा रूप, जिसमें भी केवल एक ही तरफ बकरे की खाल मढ़ी हुई होती है। ये तो खंजरी की बनावट मैंने स्पष्ट की, चंग का छोटा रूप है, घेरा इसका भी लकड़ी का, लेकिन जो लकड़ी काम में ली जाती है वो कौन सी लकड़ी है, आम की लकड़ी, और इसमें भी केवल एक ही तरफ बकरे की खाल मढ़ी हुई होती है। अब इसका उपयोग निर्गुणी भजन गाने वाले आदिनाथ, बलाई, कामड़ एवं कालबेलिया इसे बजाते हैं। ये हो गई बात खंजरी के उपयोग की। जो निर्गुणी भजन गाने वाले आदिनाथ, बलाई, कामड़ और कालबेलिया जाति के लोग हैं उनके द्वारा खंजरी का उपयोग किया जाता है। अब अगला भी चंग और खंजरी के समान सिमिलर प्रकृति का अवनद या ताल वाद्य यंत्र है, वो है डफ या ढप। अब देखिए अंतर क्या है, चंग और डफ में थोड़ा सा अंतर है, उपयोग के आधार पर भी और बनावट के आधार पर भी। क्योंकि चंग में जो घेरा होता है वो लकड़ी का गोल घेरा होता है, लेकिन डफ में जो घेरा होता है वो लोहे का गोल घेरा होता है। बाकी प्रकृति समान किस प्रकार से, दोनों में केवल एक ही तरफ बकरे की खाल मढ़ी हुई होती है। उपयोग में भी क्षेत्र समान रहेगा, लेकिन लोक नृत्य अलग हो जाएगा। डफ नृत्य के दौरान शेखावटी क्षेत्र में डफ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है और चंग नृत्य के दौरान चंग। तो यहाँ अगला वाद्य यंत्र ले लेता हूं मैं, डफ। और डफ का जो छोटा रूप होता है उसको हम डफली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सीधा लिख लेता हूं, लोहे के गोल घेरे पर एक तरफ बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब इसका छोटा रूप डफली होता है, ये समझाने के लिहाज से उपयोग क्या है, इसका उपयोग शेखावाटी क्षेत्र में
डफ नृत्य के दौरान। अब देखिए शेखावटी में बसंत पंचमी के अवसर पर माघ शुक्ला पंचमी, बसंत पंचमी की तिथि हो गई, इस अवसर पर एक नृत्य किया जाता है डफ नृत्य, जिसमें प्रत्येक पुरुष नर्तक के हाथ में डफ वाद्य यंत्र होता है और उसे लेकर वह वृत्ताकार पथ पर नृत्य करता रहता है। तो इस नृत्य के दौरान इस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब पुनः अगला जो वाद्य यंत्र है वो भी सिमिलर प्रकृति का वाद्य यंत्र है, चंग, खंजरी और डफ के समान, क्योंकि उसमें भी केवल एक ही तरफ बकरे की खाल मडी हुई होती है, लेकिन उसका आकार गोल नहीं है, उसका आकार अष्टभुजाकार। अब देखिए कौन सा वाद्य यंत्र है, घेरा। यहाँ पर जो इमेज है ये घेरा है, अष्टभुजाकार, 8 इसकी भुजाएं हो गई, इसमें भी केवल एक ही तरफ बकरे की खाल मडी होती है। उपयोग में यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। होली के अवसर पर फाग गीत गाते समय घेरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यहाँ ले लेते हैं हम घेरा, अष्टभुजाकार, इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है वाद्य यंत्र जिसमें भी चंग के समान केवल एक ही तरफ बकरे की खाल मडी हुई होती है। अब ये सिमिलर प्रकृति के वाद्य यंत्र है। एक साथ पढ़ने से फायदा ये है कि 4 वाद्य यंत्र कवर हो जाएंगे आपके, चंग, खंजरी, डफ और घेरा, क्योंकि चारों में केवल एक ही तरफ बकरे की खाल मडी हुई है। केवल घेरे में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है बनावट के आधार पर और इस्तेमाल होने वाली धातु या लकड़ी के आधार पर। ये तो हो गई बात इसकी बनावट की। अब है उपयोग। उपयोग क्या है, होली के अवसर पर फाग गीत गाते समय, जो फाग गीत गाते हैं उस समय इसे बजाते हैं। तो फाग गीत गाते समय ये 4 सिमिलर प्रकृति के वाद्य यंत्र हो गए। अब पुनः अगले 3 वाद्य यंत्र वो भी सिमिलर प्रकृति के वाद्य यंत्र आएंगे, डमरू, डेरू और ढाक। अब सिमिलर प्रकृति के कैसे, देखिए डमरू का बड़ा रूप होता है डेरू और डेरू का बड़ा रूप होता है ढाक। अब यहाँ पर इमेज क्योंकि डमरू और डेरू की तो प्राप्त हो गई, ढाक की प्राप्त नहीं हुई है, तो आप डेरू की जो इमेज देखें आप मन में कल्पना कर लीजिएगा कि डेरू जैसा है, उससे थोड़ा सा बड़ा ढाक वाद्य यंत्र होता है। तो मैं अगला वाद्य यंत्र ले लेता हूं, डमरू। अब देखिए डमरू एक आदि वाद्य यंत्र है। जैसे इससे पूर्व हमने तत्वाद्य यंत्रों में इकतारा पढ़ा था, वो भी आदि वाद्य यंत्र था, उसका संबंध नारद मुनि के साथ जोड़ा जाता है। ठीक वैसे ही डमरू आदि वाद्य यंत्र है और इसका संबंध भगवान शिव के साथ जोड़ते हैं। अब इसका उपयोग कौन करते हैं, तो मदारी लोग खेल का प्रदर्शन करते समय इसे बजाते हैं। तो मैं सीधा लिख लेता हूं, डमरू आदि वाद्य यंत्र जिसका संबंध भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है। अब बात आती है उपयोग की। मदारी खेल का प्रदर्शन करते समय इसे बजाते हैं। ये हो गई बात डमरू की। इकतारे के समान ये भी आदि वाद्य यंत्र है। इकतारे का संबंध नारद मुनि से, वो तत्वाद्य यंत्र था। ये अवनद या ताल वाद्य यंत्र है और इसका संबंध भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है।
अब इसका उपयोग कौन करते हैं, तो मदारी। खेल का प्रदर्शन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो कौन सा है, डमरू। अब डमरू का बड़ा रूप है डेरू। अब डेरू अपने आप में एक इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है। क्यों, क्योंकि लोक देवता की फड़ का वाचन होता है। जैसे हमने इससे पूर्व रावणहत्ता पढ़ा, तो रावणहत्ता के साथ पाबू जी, डूंग जी, जवार जी और रामदेव जी के भोपे, उनकी फड़ का वाचन करते समय उस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। जंतर हमने पढ़ा, गुर्जर या भगड़ावत भोपे देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गले में लटका कर जंतर बजाते हैं। तो डेरू वाद्य यंत्र का उपयोग गोगा भक्तों द्वारा गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि डेरू जो है वो डमरू का बड़ा रूप है। बस उसमें क्या है, बीच में एक रस्सी होती है जिसको बजाते हैं, हिलाते हैं, डुगडुगी की आवाज आती है। यहाँ पर बीच में कोई रस्सी नहीं, बाकी बिल्कुल डमरू का बड़ा रूप हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डेरू, डमरू का बड़ा रूप। इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब हम उपयोग लिख लेते हैं, उपयोग गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय इसे बजाते हैं। अब देखिए इसका जो बड़ा रूप है वो है ढाक। अवनद या ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में ही सम्मिलित है, लेकिन उसकी इमेज प्राप्त नहीं हो पाई। तो आप कल्पना के आधार पर सोच लीजिएगा कि इसका थोड़ा सा बड़ा रूप जो है वो है ढाक। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ढाक, और इसके नीचे भी एक पंक्ति ऐड कर लेते हैं, डेरू का बड़ा रूप। अब इसमें उपयोग में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अब उपयोग, ढाक का उपयोग हाड़ौती क्षेत्र में गुर्जर जाति के लोग गोठा गीत गाते समय ढाक बजाते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में गुर्जर जाति के लोग गोठा गीत गाते समय इसे बजाते हैं। ये तीन सिमिलर प्रकृति के वाद्य यंत्र पुनः सात हो गए, डमरू, डेरू और ढाक। तीनों ही वाद्य यंत्रों में डमरू का बड़ा रूप डेरू, डेरू का बड़ा रूप ढाक। उपयोग में थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया, डमरू मदारी बजाते हैं, डेरू गोगा भक्त बजाते हैं और ढाक गुर्जर जाति के लोग हाड़ौती क्षेत्र में गोठा गीत गाते समय इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। अब सिमिलर प्रकृति के वाद्य यंत्रों के बाद अवनद या ताल वाद्य यंत्रों में अगला वाद्य यंत्र है कुंडी। अब देखिए कुंडी की इमेज प्राप्त नहीं हो पाई। अब कुंडी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, अवनद या ताल वाद्य यंत्रों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बनावट किस प्रकार की, तो मिट्टी की छोटी मटकी होती है, उसके ऊपरी हिस्से में बकरे की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र, वो होता है कुंडी। अब देखिए एक वाद्य यंत्र होता है भरनी। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात को आप समझ लेना, कुंडी और भरनी की बनावट बिल्कुल समान है, लेकिन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की श्रेणी में दोनों ही अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित किए गए। क्योंकि कुंडी में ऊपर जो आवरण होता है वो बकरे की खाल होती है, भरनी के अंदर ऊपर का आवरण धातु से निर्मित होता है, कांसे की प्लेट मढ़ दी जाती है। तो इसका मतलब वाद्य यंत्र का प्रकार ही चेंज हो गया, वो घन वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा दोनों ही वाद्य यंत्रों में थोड़ा सा अंतर है, उसको आप समझ लीजिएगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ, कुंडी किस प्रकार का वाद्य यंत्र, बनावट कैसी है, मटकी के ऊपरी हिस्से में बकरे की खाल मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब देखिए कुंडी वाद्य यंत्र का उपयोग कौन करते हैं, तो मुख्य रूप से सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति के लोग जो है वो कुंडी बजाते हैं।
उपयोग सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। ये हो गई बात कुंडी वाद्य यंत्र की। मिट्टी की मटकी होती है, उसके ऊपरी हिस्से में बकरे की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र। उपयोग हमने देखा सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो इसे बजाते हैं। अब देखिए नायक या थोरी जाति के लोग पाबूजी के पवाड़े गाते समय, पाबूजी के जीवन से संबंधित जो गाथा गीत हैं उनको पवाड़ा कहा जाता है। तो उन पवाड़ों को गाते समय भी एक अवनद या ताल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, उसका नाम है पाबूजी के माठे। अब ये माठे जो है, मटकी में तो मटकी छोटी होती है, माठों में माठ का मतलब बड़ा मटका, और उसके ऊपरी हिस्से में भी खाल मडी हुई होती है। तो हम सीधा अगला वाद्य यंत्र ले लेते हैं, पाबूजी के माठे। पाबूजी के माठे में सीधा इनका उपयोग लिख रहा हूं, क्योंकि ये भी मिट्टी के बड़े मटके होते हैं जिनके ऊपरी हिस्से में बकरे की खाल मडी होती है। अब इसकी बनावट पर कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन क्योंकि माठों का उपयोग पाबूजी के गाथा गीत गाते समय नायक या थोरी जाति के लोग इसे बजाते हैं, उपयोग पर सवाल बन सकता है। तो सीधा लिख लेते हैं नायक ओब्लिक थोरी जाति के लोग पाबूजी के पवाड़े, पवाड़े कोष्टक में लिख लेते हैं गाथा गीत। गाथा गीत का मतलब हुआ जिनमें पाबूजी के जीवन की उपलब्धियां सम्मिलित हो, उन गीतों को गाथा गीत कहेंगे। पाबूजी के पवाड़े गाते समय इसे बजाते हैं। अब देखिए दो वाद्य यंत्र जिसमें एक है कमर और दूसरा है दमामा या टामक, ये अलवर भरतपुर क्षेत्र में बजाए जाते हैं। दमामा या टामक जो होता है लोहे का बना हुआ बहुत बड़ा नगाड़ा समझ लीजिएगा। अब इनकी पुनः बनावट पर सवाल नहीं बनता, लेकिन प्रकृति कि किस प्रकार के वाद्य यंत्र है सवाल बन सकता है। तो मैं केवल यहाँ पर अन्य ताल वाद्य यंत्र केवल नाम लिख रहा हूं, जिसमें कमर और दूसरा है दमामा या टामक। जिन जिन वाद्य यंत्रों की इमेज प्राप्त हो सकी उनको मैंने इमेज के माध्यम से समझाया है, साथ ही उनका उपयोग और प्रसिद्ध वादक अगर कोई है तो उनके नाम मैंने लिखवाए हैं सारे। और प्रतियोगी परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं बातों के इर्द गिर्द सारे ही सवाल रहेंगे। तो ये तो हो गई बात आपके राजस्थान में प्रचलित जो लोक वाद्य यंत्र है, उसमें तीसरी श्रेणी के वाद्य यंत्र थे अवनद या ताल वाद्य यंत्र। अब अंतिम चौथी श्रेणी के वाद्य यंत्र है गण वाद्य यंत्र। तो पहले हम बात को समझे कि गण वाद्य यंत्र कहेंगे किसे। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट या आघात के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर आपने मंजीरे देखे हो तो मंजीरे पीतल और कांसे की मिश्र धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होता है। अब उस पर चोट या आघात मतलब आपस में रगड़ेंगे नहीं, तब तक मंजीरों से स्वर उत्पन्न नहीं हो सकते। तो ये मंजीरे घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं। अब और कौन कौन से घन वाद्य यंत्र है उनको मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लूंगा। पहले हम घन वाद्य यंत्रों का अर्थ देख लेते हैं। चौथे जो वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र, धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिन पर चोट ओब्लिक आघात के द्वारा
स्वरों की उत्पत्ति होती है। अब गण वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन कौन से वाद्य यंत्र सम्मिलित है? एक शोटिक है कि गग्गू, मत्था, झांक, भजा, राम। तो यहाँ पर मैं शोटिक लिखूंगा। शोटिक में जो कीवर्ड है उससे पूरे वाद्य यंत्र का नाम लिखूंगा। अब देखिए शोटिक क्या है? गग्गू, मत्था, झांक, भजा, राम। ये तो हो गई बात शोटिक की। अब इस शोटिक में सम्मिलित जो भी कीवर्ड है उससे मैं प्रत्येक गण वाद्य यंत्र का नाम लिखूंगा। अब जैसे ग से गरासियों की लेजिम, फिर नंबर 2 गु से गुरालिया, फिर नंबर 3 मां से मंजीरे, फिर नंबर 4 था से थाली, नंबर 5 झा से झांझ, फिर क से करताल या खड़ताल। और करताल और खड़ताल पर ही अमूमन गण वाद्य यंत्रों में सीधा सवाल बनता है कि करताल या खड़ताल का जादूगर किसे कहा गया है? सद्दिक खां मंगण्यार है बाड़मेर के, वो करताल या खड़ताल के जादूगर के नाम से विख्यात है। अमूमन जो सवाल बनता है गण वाद्य यंत्रों में करताल या खड़ताल के इर्द गिर्द ही। इसके अलावा तो वो सीधा सवाल पूछेगा कि निम्न में से गण वाद्य यंत्र में सम्मिलित वाद्य यंत्र है या नहीं। बाकी इनकी बनावट पर सवाल नहीं के बरोबर पूछे जाते हैं। फिर नंबर 7 भ से भरनी। इससे पूर्व मैंने जो ताल अवनत वाद्य यंत्र स्पष्ट किए उसमें कुंडी दिखाई थी। कुंडी के साथ सिमिलर प्रकृति का वाद्य यंत्र भरनी, केवल ऊपर के आवरण में थोड़ा अंतर होने के कारण अलग वाद्य यंत्रों में सम्मिलित कर लिया गया इसको। फिर नंबर 8 है झा से झालर, और नंबर 9 राम बन जाएगा रिमझोल या रमझोल। रमझोल पर सवाल आता है पुनः, क्योंकि रमझोल एक आभूषण भी हो गया और रिमझोल या रमझोल गण वाद्य यंत्र भी हो गया। तो ये तो हो गई बात गण वाद्य यंत्रों में सम्मिलित जो भी वाद्य यंत्र है उनको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिखी। शॉर्ट ट्रिक में सम्मिलित जो भी कीवर्ड थे उन कीवर्ड से सारे ही गण वाद्य यंत्रों के पूरे पूरे नाम मैंने लिखे हैं। अब देखिए जिन जिन वाद्य यंत्रों की इमेज प्राप्त हो सकी है उनको तो मैं इमेज के साथ लूंगा, लेकिन गरासियों की लेजिम और गुरालिया इनकी इमेज नहीं मिली है। तो एक बार मैं सबसे पहले जो वाद्य यंत्र है गरासियों की लेजिम यही ले लेता हूं। नंबर 1 गरासियों की लेजिम। अब देखिए गरासियों की लेजिम की जो बनावट मैंने पढ़ी है उस आधार पर, कल्पना के आधार पर मैं एक इमेज ड्रॉ कर रहा हूं कि किस प्रकार की हो सकती है। धनुषाकार बांस की एक डंडी जिसके बीच में धातु की एक जंजीर फंसा ली जाती है और उसके ऊपर पीतल की तस्तरियां फंसाकर बनाया गया वाद्य यंत्र, वो गरासियों की लेजिम कहलाती है। और इसका उपयोग जो है वो गरासिया जनजाति के लोग ही करते हैं और इसीलिए इसका नाम भी क्या है? गरासियों की लेजिम। बनावट हम लिख लेते हैं धनुषाकार बांस की डंडी पर धातु की जंजीर लगाकर उसमें पीतल की तस्तरियां, ये जो गोल शेप की दिखाई दे रही है, फंसाकर बनाया गया वाद्य यंत्र। ये हो गई बात
गरासियों की लेजिम की। अब उपयोग कौन करते हैं? उपयोग गरासियों द्वारा। इसके अलावा भी आदिवासी लोग भी इसे बजाते हैं, लेकिन मूल रूप से क्योंकि नाम भी इसका गरासियों की लेजिम है, तो गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा ही मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इमेज नहीं मिल पाई तो मैंने ड्रॉ करके यहाँ पर इमेज दर्शाई है कि धनुषाकार बांस की डंडी, उस पर धातु की एक जंजीर लगा दी, उसमें पीतल की तसरियां फंसाकर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब अगला वाद्य यंत्र है गुरालियो। अब देखिए गुरालियो ये बांस की खपच्ची से निर्मित वाद्य यंत्र है। 5-6 अंगुल लंबी बांस की एक खपच्ची होती है, उसमें पीतल की तसरियां फंसाकर इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। इसको बजाने का तरीका क्या? तो दांतों के बीच दबाकर, क्योंकि इसमें जो धागा लगा रहता है उसको दांतों के बीच दबा दिया जाता है, ढील और तनाव देकर इसे बजाया जाता है। मैं सीधी बनावट लिख लेता हूं। 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपच्ची में पीतल की तस्तरियां फंसाकर बनाया गया वाद्य यंत्र। ये हो गई बात गुरालियों की। तो गुरालिया बांस की खपच्ची से निर्मित वाद्य यंत्र, उसकी लंबाई लगभग 5-6 अंगुल होती है और उसमें पीतल की तसरियां फंसाकर इस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। अब अगला गण वाद्य यंत्र है मंजीरे। अब देखिए मंजीरे पीतल एवं कांसे की मिश्र धातु से निर्मित वाद्य यंत्र इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और इसको हमेशा जोड़े में ही बजाया जाता है। एक मंजीरा नहीं बज सकता क्योंकि आपस में रगड़ के द्वारा, चोट या आघात के द्वारा इनको बजाया जाता है। यहाँ इमेज में स्पष्ट है, तो मैं एक बार इनकी बनावट लिख लेता हूं। पीतल एवं कांसे की मिश्र धातु से निर्मित वाद्य यंत्र जिसे हमेशा जोड़े में बजाया जाता है। अब देखिए मंजीरे का उपयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए इसका उपयोग 13 ताली नृत्य के दौरान 13 मंजीरे प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब 13 ताली नृत्य के दौरान मंजीरों का उपयोग किया जाता है। अब अगर हम राजस्थान अध्ययन किताब पढ़ते हैं 11th क्लास की, तो वहाँ लिखा हुआ है कि डूंगरपुर क्षेत्र का वाद्य यंत्र, और डॉक्टर जयसिंह नीरज राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा में लिखते हैं कि डूंगरपुर क्षेत्र में 13 ताली नृत्य के दौरान मंजीरों का उपयोग किया जाता है। लेकिन देखिए रामदेव जी की आराधना में कांवड़ जाति की महिलाएं जब 13 ताली नृत्य करती है तो उसमें मंजीरे प्रयुक्त किए जाते हैं, 13 मंजीरों का इस्तेमाल होता है। तो हम सीधा यहाँ लिख लेते हैं उपयोग 13 ताली नृत्य में। ये हो गई बात मंजीरों की। पीतल एवं कांसे की मिश्र धातु से निर्मित वाद्य यंत्र है जिसको संयुक्त यानी कि जोड़े में ही बजाया जाता है, और इसका उपयोग 13 ताली नृत्य में होता है। अब देखिए मंजीरे का बड़ा रूप, मंजीरे की बड़ी अनुकृति जो होती है वो भी एक घन वाद्य यंत्र है, और उसको हम झांझ के नाम से जानते हैं। शेखावटी क्षेत्र में जब कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है तो कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान झांझ बजाई जाती है। सीधा लिख लेते हैं हम वाद्य यंत्र झांझ। मंजीरे की बड़ी अनुकृति,
मतलब मंजीरे का बड़ा रूप हो गया। मंजीरे थोड़े छोटे होते हैं आकार में, आकार बिल्कुल सिमिलर प्रकृति का, उसी के समान आकार है लेकिन थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया। अब उपयोग में भी थोड़ा सा अंतर हो गया। उपयोग शेखावाटी में कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान। ये हो गई बात जांज वाद्य यंत्र की। घन वाद्य यंत्र है मंजीरे की बड़ी अनुकृति, उसको जांज कहते हैं, और इसका उपयोग शेखावाटी में कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान जो है वो जांज बजाई जाती है। अगला जो घन वाद्य यंत्र है वो है करताल या खड़ताल। अब देखिए राजस्थान में जो करताल का मानक स्वरूप प्रचलित है वो करताल अलग है, और उसको अगर वाद्य यंत्रों की दृष्टि से देखा जाए तो हम चारों ही प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धातु का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल लकड़ी के आयताकार टुकड़े होते हैं जिनको हाथ में रखकर बजाया जाता है। बाकी करताल का जो स्वरूप इमेज या किताबों में जो विवरण प्राप्त होता है उस आधार पर केर या बबूल की लकड़ी के आयताकार या चौकोर टुकड़ों के बीच में पीतल की तसरियां फंसाकर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब देखिए इसमें भी क्योंकि धातु का इस्तेमाल हुआ, पीतल की तसरियां फंसा दी, इसका मतलब घन वाद्य यंत्र के स्वरूप में इसको सम्मिलित कर लिया गया। अब मैं यहाँ पर दोनों इमेज आपके सामने रखूंगा। ये जो इमेज है करताल या खड़ताल की, राजस्थान में प्रचलित जो मानक स्वरूप है उसकी इमेज नहीं है, लेकिन विवरण के रूप में साहित्यिक उल्लेख हमें जो किताबों में प्राप्त होता है वो इसी करताल या खड़ताल का है। एक बार मैं लिख लेता हूं, करताल ओब्लिक खड़ताल। अब बनावट किस प्रकार की है, तो केर या बबूल की लकड़ी के चौकोर ओब्लिक आयताकार, या तो चौकोर होंगे या आयताकार टुकड़ों के बीच में पीतल की तस्तरियां, स्पष्ट दिखाई दे रहा है तस्तरियां फंसी हुई है, फंसाकर बनाया गया वाद्य यंत्र। हालांकि इस वाद्य यंत्र की बनावट पर सवाल नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि राजस्थान में जो मानक स्वरूप प्रचलित है उसको भी मैंने आगे लिया है। राजस्थान में जो करताल या खड़ताल प्रचलित है वो केवल लकड़ी के आयताकार टुकड़े ही होते हैं और इनको हाथ में रखकर जोड़े में बजाते हैं। दो करताल एक साथ होती है। अब यहाँ जो करताल या खड़ताल जिसका साहित्यिक उल्लेख पुस्तकों में मिलता है उसी करताल या खड़ताल को मैंने लिया है, और इसके प्रसिद्ध वादक पर ही सवाल बनता है, वो है सद्दिक खां मांगणियार। ये बाड़मेर के रहने वाले। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, वादक सद्दिक खां मांगणियार, बाड़मेर। तो केवल आपको इसमें जो बात याद रखनी है मुख्य रूप से, क्योंकि वादक पर ही सवाल बनता है, तो आप वादक का नाम ही याद रख लीजिएगा। और ये जो वाद्य यंत्र है राजस्थान में प्रचलित वाद्य यंत्रों की किस श्रेणी में सम्मिलित है, इतना ध्यान हमें होना चाहिए। अब इसके बाद जो इमेज है वो भी राजस्थान में जो प्रचलित करताल या खड़ताल है उसकी हो गई। अगला वाद्य यंत्र थाली। अब देखिए थाली कांसे की बनी हुई चक्राकार प्लेट, ये घन वाद्य यंत्र है थाली। इसका उपयोग राजस्थान में विभिन्न नृत्यों के दौरान थाली बजाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए गैर नृत्य है तो उसमें भी ढोल, बांकिया और थाली ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। गौरी नृत्य है तो मांदल की संगत में थाली बजाई जाती है। यानी कि राजस्थान के जो विभिन्न लोक नृत्य हैं उसमें थाली का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, कांसे की बनी हुई चक्राकार प्लेट।
ये तो इसकी बनावट हो गई। अब उपयोग विभिन्न लोक नृत्यों में, मैंने शॉर्ट में ही लिखा है यहाँ राजस्थान के जो विभिन्न लोक नृत्य हैं, उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे गेर हो गया, गवरी हो गई, यहाँ पर थाली बजाई जाती है। तो विभिन्न लोक नृत्यों में थाली का इस्तेमाल होता है। अब अगला जो घन वाद्य यंत्र है, ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए जो विद्यार्थी है वो उसको अच्छे से समझ सकते हैं। गांव के मंदिरों में हमने उसको देखा है। अब है कौन सा वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र झालर। कांसे या तांबे की बनी हुई चक्राकार प्लेट होती है जिसको मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय बजाते हैं। ये अगला वाद्य यंत्र है झालर। बनावट लिख लेता हूं मैं, कांसे या तांबे की बनी हुई चक्राकार प्लेट। अब बात आती है इसके उपयोग की। तो मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय इसे बजाते हैं। ये हो गई बात झालर की। झालर बनती किस धातु से है? तो कांसे या तांबे की बनी हुई चक्राकार प्लेट। अब इसके ऊपर एक डोरी जुड़ी रहती है जिससे इसको बांधा जाता है, हाथ में इसे लटका लेते हैं और लकड़ी के डंडे की सहायता से इसको बजाते हैं। उपयोग कहाँ होता है? मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय झालर बजाई जाती है। अब अगला वाद्य यंत्र, अब देखिए उसकी इमेज प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए बहुत सारे वाद्य यंत्र साथ में थे तो मैं यहाँ गोले में दर्शा देता हूँ। जो अगला वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? रमझोल या रिमझोल। अब रमझोल या रिमझोल घन वाद्य यंत्रों में सम्मिलित किया गया है। इसकी बनावट किस प्रकार की होती है? तो देखिए, चमड़े के पट्टे पर घुंघरू बांधकर बनाया गया वाद्य यंत्र वो होता है रमझोल या रिमझोल। तो यहाँ हम लिख लेते हैं रमझोल। मुख्य रूप से नृत्य के दौरान जो है, जो नर्तक है वो पैरों के नीचे वाले हिस्से में इसको बांध लेता है। रमझोल चमड़े के पट्टे पर घुंघरू बांधकर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब इसका भी उपयोग विभिन्न प्रकार के लोक नृत्यों में और भजन गाते समय में और गीतों की प्रस्तुति के समय इसका उपयोग किया जाता है। हाथ में रखकर भी बजाते हैं रिमझोल को। तो ये चमड़े के पट्टे पर घुंघरू बांधकर बनाया गया वाद्य यंत्र हो गया। अब एक वाद्य यंत्र अगला मैं ले लेता हूँ, उसकी इमेज नहीं है लेकिन मैं यहाँ सीधा वाद्य यंत्र ले लेता हूँ, भरनी। अब देखिए भरनी, हमने अवनद या ताल वाद्य यंत्रों में कुंडी पड़ा, मिट्टी का मटका होता है, उसके ऊपरी हिस्से में बकरे की खाल मडी होती है उसमें। तो और यहाँ जो भरनी का स्वरूप है होगा मिट्टी की मटकी ही, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से में कांसे की चक्राकार प्लेट मट दी जाती है। अब इसका उपयोग राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सर्पदंश का इलाज करने वाले मंदिरों पर भरनी बजाई जाती है। हम सीधा लिख लेते हैं भरनी में, मिट्टी की छोटी मटकी के ऊपरी हिस्से में कांसे की चक्राकार प्लेट मढ़कर बनाया गया वाद्य यंत्र। इसका उपयोग भी हम लिख लेते हैं, उपयोग पूर्वी क्षेत्र में
सर्पदंश का इलाज करने वाले मंदिरों पर, शॉर्ट में ही लिखा है मैंने इसको। तो ये हो गई बात। रमजोल के बाद भरने की मिट्टी की छोटी मटकी होती है और उसके ऊपरी हिस्से में कांसे की चक्राकार प्लेट मढ़ दी जाती है। अब इसका उपयोग जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर सर्पदंश का इलाज करने वाले जो मंदिर होते हैं वहां इसे बजाया जाता है। भरनी के बाद अगले केवल घन वाद्य यंत्रों के हम केवल नाम देखेंगे, क्योंकि उनकी बनावट के ऊपर कोई विशेष सवाल नहीं बनता है। अन्य घन वाद्य यंत्र में केवल नाम लिख रहा हूं, अन्य घन वाद्य यंत्र। अब कौन कौन से हैं अन्य घन वाद्य यंत्र? इसमें घुंघरू, फिर दूसरा है भेरू जी के घुंघरू। इनका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आपने गवरी नृत्य देखा हो तो उसमें चमड़े का एक पट्टा होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े घुंघरू बंधे होते हैं, जिसको राई बुढ़िया जो गवरी का मुख्य पात्र है वो अपनी कमर में बांधकर उसको हिलाता रहता है। तो ये भेरू जी के घुंघरू अलग हो गए। फिर नंबर 3 घंटी, जो अमूमन हमारे घरों में भी मिलती है। फिर है घंटा या घड़ियाल, ये बड़े मंदिरों में जो बड़ी घंटी होती है उसको घंटा या घड़ियाल कहा जाता है। चिमटा, लोहे की चपटी पत्तियां होती है, उनके बीच में तसरिया फंसाकर बनाया गया वाद्य यंत्र। जो निर्गुणी भजन गाते हैं नाथ साधु वो चिमटा बजाते हैं। फिर नंबर 6 श्रीमंडल, श्रीमंडल। और है नंबर 7 टिकोरी, बेलनाकार जो घंटी होती है। तो ये सारे अन्य घन वाद्य यंत्र हो गए। घुंघरू हो गए, भेरू जी के घुंघरू हो गए, घंटी हो गई, घंटा या घड़ियाल, चिमटा, श्रीमंडल और टिकोरी। तो राजस्थान में प्रचलित जो लोक वाद्य यंत्र है चारों ही श्रेणियों के वाद्य यंत्र मैंने ले लिए हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र और अंतिम घन वाद्य यंत्र। और इनमें सम्मिलित जितने भी वाद्य यंत्र थे जिनको इमेज के माध्यम से मैं स्पष्ट कर सकता था, जिनकी इमेज प्राप्त हुई है उनको इमेज के माध्यम से स्पष्ट किया है, अन्यथा मैंने कल्पना के आधार पर उनकी एक इमेज ड्रॉ की और समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर आप एक बात को समझ लेना कि लोक वाद्य यंत्रों पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो सीधा सा सवाल, किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का अर्थ पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लो सवाल दे दिया गया कि राजस्थान में ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तंतुओं या तारों के माध्यम से होती है वे किस प्रकार के वाद्य यंत्र कहलाते हैं, तो हमें पता है उनको तत् या तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। तो या तो एक अर्थ दे दिया जाएगा और उस अर्थ के आधार पर हमें पहचानना है कि राजस्थान में किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं। दूसरी बात, एक वाद्य यंत्र का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में प्रचलित वाद्य यंत्रों में इसको किस श्रेणी में सम्मिलित किया गया। जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया टिकोरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो अब हमें पता है कि टिकोरी घन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन में तत् भी रहेगा, सुशिर भी रहेगा, अवनद भी रहेगा और घन भी रहेगा। तीसरा प्रकार का सवाल, क्योंकि लोक देवताओं की फड़ का वाचन जिन वाद्य यंत्रों के साथ होता है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जैसे रावणहत्था हो गया, जंतर हो गया, डेरू हो गया, इन पर सवाल बनते हैं और उसमें भी रावणहत्था की बनावट अमूमन प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है कि आधे कटे नारियल पर बकरे की खाल मटकर बनाया गया वाद्य यंत्र कौन सा है, वो है रावणहत्था। साथ ही कुछ प्रसिद्ध वादकों के नाम पर सवाल पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध सारंगी वादक कौन, तो हमने देखा स्वर्गीय सुल्तान खां, पंडित राम नारायण लाखा खां। सवाल बनता है वादकों के नाम पर, कहाँ से इनका संबंध है, स्थान भी हमें पता होना चाहिए। साथ में अगर इनको कोई अवार्ड मिला है तो डीप स्टडी अगर हम करते हैं तो अवार्ड भी याद कर लें, कोई नुकसान नहीं उससे। फिर प्रसिद्ध कामायचा वादक कौन, स्वर्गीय कमल साकर खां। लेकिन हाल ही में मिरासी जाति के प्रसिद्ध गायक हुए हैं, वो वादक भी हैं, कामायचा बजाते हैं, दप्पू खां। तो उनके नाम का उल्लेख मैंने कामायचा के साथ किया है। सवाल बनने की संभावनाएं हैं
इसलिए उनको मैंने साथ ले लिया। इसके अलावा अगले जो वाद्य यंत्र देखे थे हमने सुशीर वाद्य यंत्र, उसमें शहनाई पर सवाल बन सकता है। राजस्थान के वादक चांद मोहम्मद खां और मांगी बाई। बांसुरी के अंदर राजस्थान के वादकों में बाबूलाल शर्मा, भास्कर गोस्वामी, सूरज नारायण पुरोहित, जमुना प्रसाद वर्मन और जगदीश प्रसाद वर्मन। फिर इसके अलावा सुरनाई वादक पेपे खां, नड़ वादक कर्णा भील, जो प्रसिद्ध नड़ वादक है कर्णा भील, मशक वादक श्रवण कुमार। इसके अलावा सद्दी खां मांगणियार का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ? तो अभी हमने देखा करताल या खड़ताल के प्रसिद्ध जो कलाकार है बजाने वाले, वो कौन है? सद्दी खां मांगणियार। तो इस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक आध बार थोड़ा सा डीप सवाल दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि डीप स्टडी करते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर हम सहज वे में दे सकते हैं, लेकिन अगर डीप स्टडी नहीं है तो क्रिकेट में भी एक नियम होता है कि बाउंसर बॉल को अगर सिर के बहुत ऊपर से होकर जा रही है तो खिलाड़ी भी नहीं खेलता। तो हमें भी इस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो केवल आपके लिए कठिन नहीं है, वो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए कठिन प्रश्न है जो उस प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो हमें उस प्रश्न को छोड़ देना ही ठीक रहेगा, हमारे लिए उचित रहेगा। जैसे सवाल मोरचंग के अंदर सवाल पूछा गया कि राजस्थान के किस वाद्य यंत्र की तुलना जूज हार्फ नामक वाद्य यंत्र से की जाती है। अब देखिए नहीं पता है तो हम नहीं कर सकते हैं। फिर RS प्री में एक सवाल पूछा गया रावलों की मांदल के ऊपर। अब मांदल के कई प्रकार प्रचलित है, हम अलग अलग प्रकार की मांदल के स्वरूप को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन सवाल आया कि जिसमें डोम या डूटी लगी रहती है, उसके ऊपर लकड़ी के गट्टे, मृदंग या पखावज की बाती उसके ऊपर भी लगाए जाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ समझने में दिक्कत हो सकती थी, उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि स्वरूप दे दिया और पहचाना था कि मांदल कौन सी है। तो इस प्रकार के सवाल हम नहीं भी अटेम्प्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सभी 100 प्रश्न मैं अटेम्प्ट कर लूँ कोई ज़रूरी नहीं, उसमें से हो सकता है मैंने 90 क्रॉस कर लिए, 80 क्रॉस कर लिए और सही ज़्यादा हैं, गलत इक्के दुक्के हैं, तो सिलेक्शन की संभावनाएं बनती है। इसलिए आप इस प्रकार की त्रुटि नहीं करें, वाद्य यंत्रों को यथा योग्य इमेज के साथ और जैसा भी मैं स्पष्ट कर सकता था बहुत सहज तरीके से मैंने किया है। धन्यवाद।